हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद निर्भय यूट्यूब क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित विषय के पहला पाठ वास्तविक संख्याओं के पहले अभ्यास 1.1 के प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है आपका 135 और 225। इसका मतलब है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसको हम लोग भाज्य बनाते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसको भाजक बनाते हैं। इसमें 225 जो है 135 की अपेक्षा बड़ा है। इसका मतलब 225 को हम भाज्य बनाएंगे और 135 को क्या बनाएंगे? भाजक बनाएंगे। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या लिख सकते हैं हम? 225 को 135 गुणे 1 धन, यानी 225 में 135 से हम भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा? एक बार में। और हम लोग का शेषफल कितना बच जाएगा? 90। आ रहा है समझ में? दूसरा स्टेप, 135 को भाज्य बनाएंगे और जो शेषफल 90 है इसको भाजक बनाएंगे और ये कितने बार में भाग जाएगा? एक बार में। और शेषफल हमारा बच जाएगा 45। क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ तो फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और 90 को भाज्य बनाएंगे और 45 को भाजक, और यह दो बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आप देख रहे हैं कि तीसरे स्टेप में जब 45 भाजक है तो हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। और हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि जहां रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका जो भाजक होता है ना, वही उसका एचसीएफ होता है। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि यहां शेषफल 0 है, शेषफल क्या है? 0 है, जब भाजक कितना है? 45 है। यहां शेषफल 0 हो गया कब? जब भाजक इसका कितना हो गया? 45। अतः एचसीएफ ऑफ 135 और 225, इसका मतलब हुआ 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है? 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। फिर वही काम करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 38,220 बड़ा है 196 से। इसका मतलब इसको हम भाज्य बनाएंगे और इसको क्या बनाएंगे? भाजक बनाएंगे। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 38,220 को हम 196 के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यानी 196। जब आप 196 से 38,220 में भाग देंगे तो यह 195 बार में भाग चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप 195 कैसे लिख दिए? तो आप 38,220 में 196 से भाग दे करके देख लीजिए कितना आएगा? 195 आएगा। और 195 बार में 38,220 आ जाएगा, यानी यहां आपका शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में जब लिख रहे हैं तो पहले ही स्टेप में हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब इसका जो भाजक है 196, वही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे चूंकि यहां शेषफल 0 है, शेषफल 0 है जब भाजक कितना है? 196 है। अतः 196 और 38,220 का जो एचसीएफ होगा वह कितना हो जाएगा? 196। ये आपका दूसरा प्रश्न है। आइए इस पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न, जो 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से निकालना है। इसमें क्या करेंगे? 867 बड़ा है 255 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 867 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 255 गुणे 3 और धन, यानी 3 का ये 255 से आप भाग देंगे 867 में तो 3 बार में भाग जाएगा और आपका शेषफल बच जाएगा 102। आप कहीं साइड में भाग दे के देख लीजिएगा, 255 से 867 में 3 बार में भाग जाएगा और शेषफल आपका बच जाएगा 102। फिर शेषफल 0 नहीं हुआ, फिर अगला स्टेप अपनाएंगे, 255 को लिखेंगे 102 गुणे 2 धन 51, यानी 102 गुणे 2 हो गया 204, 204 में 51 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255। फिर यहाँ हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, फिर उसका प्रयोग करके फिर आगे बढ़ेंगे और 102 को हम लिख सकते हैं 51 गुणे 2 धन 0, यानी 102 में हम 51 से भाग देंगे, 2 बार में भाग जाएगा और शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो चूंकि शेषफल 0 है जब भाजक 51 है, आ रहा है समझ में, अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न समाप्त हुआ। इस अभ्यास का दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक धन पूर्णांक है। आइए, बहुत आसान है। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें सवाल के कंसेप्ट को समझना होगा। इस सवाल कह क्या रहा है, हमारा सवाल ये कह रहा है कि अगर कोई धन पूर्णांक है, समझ रहे हैं, अगर कोई धन पूर्णांक है तो कोई भी जो धन पूर्णांक होता है वो या तो सम होगा या तो विषम होगा, यही दो हो सकता है। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि अगर कोई धन पूर्णांक है और वह धन पूर्णांक अगर विषम संख्या है तो वह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। इसका मतलब है कि हमें यह सिद्ध करना है कि अगर कोई धन पूर्णांक है तो वह विषम अगर है तो वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। ठीक है, आइए देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले चूंकि हमको धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है तो हम मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक a और b है, a और b है जहां b = 6। अब आप कहेंगे कि सर आप b = 6 क्यों मान लिए, तो ये चीज आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, यानी याद रखना चाहिए कि जिस भी रूप में पूछेगा, जैसे यहां 6q के रूप में पूछ रहा है तो यहां q का गुणांक क्या है, 6 है, तो यहां हम b की वैल्यू क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। अगर यहां 3q पूछता तो b की वैल्यू हम क्या मानते, 3 मानते, यानी इस q का, यानी इस जो भी गुणांक होगा उसी को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे, क्योंकि यूक्लिड के विभाजन प्रमेय में जो कोसेंट का गुणांक होता है वह क्या होता है, भाजक होता है। आइए, माना धनात्मक पूर्णांक a और b है जहां b = 6 है तथा q और r इस प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इस प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, a = bq+r लिख सकते हैं, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होता है, छोटा होता है। यानी जो संख्याएं हमने माना है उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि b = हम क्या माने हैं, 6 माने हैं, तो b = 6 का 6 रखेंगे और यहां क्या रखेंगे, r। अब इसमें भी 6 रखेंगे b के जगह, तो r और लेस देन b की जगह क्या रख देंगे, 6। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि इसका जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, लेकिन वह कितना है, 6 से कम है। इसका मतलब
r इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो r इज इक्वल टू 0 हो सकता है, r इज इक्वल टू 1 हो सकता है, r इज इक्वल टू 2 हो सकता है, r इज इक्वल टू 3 हो सकता है, r इज इक्वल टू 4 हो सकता है और r इज इक्वल टू 5 हो सकता है। यहाँ रिमाइंडर 6 से कम है और 0 से बड़ा या 0 है, इसका मतलब यहाँ 5 रिमाइंडर हमारा हो सकता है। क्या क्या? 6 रिमाइंडर, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बारी बारी से हम r की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या परिणाम निकलता है। चलिए पहले r बराबर 0 रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 6q, और a बराबर 6q होने का मतलब ये 6 में 2 से भाग चला जाएगा, इसको हम a बराबर 2 गुणे 3q लिख सकते हैं। इसका मतलब यह क्या हुआ, यह सम धन पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? सम धन पूर्णांक, क्योंकि 2 का गुणज है तो यह क्या हो गया, सम धन पूर्णांक हो गया। पुनः r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर 1 रख के देखिए तो a बराबर 6q प्लस 1, यही होगा हमारा। और 6q प्लस 1 जो है यह किस रूप का है, क्या इसमें 2 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब यह किस रूप का है, यह विषम धन पूर्णांक है। क्या है? विषम धन पूर्णांक है। फिर r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस 2, यही आएगा। अब यहां से आप 2 कामन ले सकते हैं ना, यानी a बराबर 2 कामन ले लेंगे, 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यह जो मान है यह 2 का गुणज है, इसका मतलब यह क्या हो गया, समधन पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? समधन पूर्णांक हो गया। तो पुनः r बराबर 3 रखेंगे, r बराबर 3 रखने पर, तो जब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू, अब यहां से हम क्या करेंगे, 3 कामन लेंगे तो 3 का गुणज है, जब 3 का गुणज है इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, जब 2 से भाग नहीं जाएगा इसका मतलब यह क्या हो गया, यह हो गया आपका विषम धन पूर्णांक। क्या हो गया? विषम धन पूर्णांक। ठीक है, r बराबर 3 रख लिए। अब फिर इसी तरह अब r बराबर 4 रखने पर, r बराबर जब 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा, यानी a बराबर, इसमें 2 कामन अगर हम ले लें तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब यह देख रहे हैं कि a की जो वैल्यू है वो 2 का गुणज है, इसका मतलब यह समधन पूर्णांक है। क्या है? समधन पूर्णांक है। पुनः r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस 5। अब बताइए क्या इसमें 2 से भाग जाएगा? नहीं भाग जाएगा। जब 2 से भाग नहीं जाएगा इसका मतलब यह क्या हो गया, यह हो गया विषम धन पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए आपको स्पष्ट है कि जब r बराबर 0 रख रहे हैं तो सम आ रहा है, r बराबर 1 रख रहे हैं तो विषम आ रहा है, r बराबर 2 रख रहे हैं तो सम आ रहा है, r बराबर 3 रख रहे हैं तो विषम आ रहा है, r बराबर 4 रख रहे हैं तो सम आ रहा है, और r बराबर 5 रख रहे हैं तो विषम आ रहा है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि, अब क्या स्पष्ट है कि जो भी विषम धन पूर्णांक आ रहा है वो किस रूप का आ रहा है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 और 6q प्लस 1। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विषम धन पूर्णांक किस रूप में आ रहा है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, सॉरी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है इति सिद्धम। यह क्या हो गया, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि अगर कोई विषम धन पूर्णांक है तो वह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखिए इसी में एक आपको हम और प्रश्न ऐड करके बता दे रहे हैं। अगर विषम की जगह सम पूछा होता तो आपसे क्या पूछता कि दर्शाइए कि कोई समधन पूर्णांक
6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का होता है। तो इसमें जो जो समधन पूर्णांक है आप देख सकते हैं, यह समधन पूर्णांक है, इसका मतलब a इक्वल टू 6q के रूप का है। यहां समधन पूर्णांक है, इसका मतलब a इक्वल टू 6q प्लस 2 के रूप का है। यहां समधन पूर्णांक है, इसका मतलब a बराबर 6q प्लस 4 के रूप का है। ठीक है, तो आपको इससे दो प्रश्न सीखने को मिल गए। अगर इसमें विषम पूर्णांक पूछता है तो भी ऐसे लगाएंगे, और समधन पूर्णांक पूछता है तब भी प्रोसेस सेम रहेगा। लेकिन जहां जहां हम विषम को देख रहे हैं वहां वहां हम किसको लिखेंगे, सम को लिखेंगे। ठीक है, और हम आसानी से बता देंगे कि अगर कोई समधन पूर्णांक है तो वो किस रूप का है, और विषम धन पूर्णांक है तो वो किस रूप का है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहिए। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, जुड़ सके और मैथ पढ़ सके। धन्यवाद।